नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात होगी कांग्रेस में परिवारवाद की, जिसको लेकर आरोप लग रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। फिर बात बच्चे के शव से सनसनी की। बच्चा अगवा किया गया था, उसके बाद उसका शव मिला है। इस खबर पर भी नजर डालेंगे, बताएंगे आपको कहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। और फिर बात सुसाइड पर संग्राम की। दिखाएंगे तस्वीरें आपको एक धरने की, जो पुजारी हमले के बाद लगातार जारी है। मांगे हैं इनकी और कह रहे हैं जब तक मांगे नहीं मानी गई धरने से नहीं उठेंगे। और फिर तस्वीर दिखाएंगे एक दर्दनाक सड़क हादसे की और बेखौफ लुटेरों के आतंक के बारे में भी बताएंगे। कालाबाजारी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कहां ये कार्रवाई की गई, कैसे ये कार्रवाई हुई, ये भी तस्वीरें दिखाएंगे आपको, बताएंगे। इस खबर से भी अवगत कराएंगे और आंगनबाड़ी केंद्र की बदहाली की तस्वीरों से भी रूबरू आपको करवाएंगे। साथ में एनजीटी के उल्लंघन को लेकर भी खबर बताएंगे आपको, कहां पर एनजीटी का उल्लंघन किया गया। लंपी को लेकर भी बात होगी। कब तक लंपी को लेकर लापरवाही चलेगी, सवाल इसको लेकर भी पूछे जाएंगे। इन तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन इन सबसे पहले एक बड़ी खबर करौली से। करौली में बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हरिजन बस्ती से बच्चे का अपहरण का मामला, अगवा हुए बच्चे का शव मिला है। अब पांचना पुल के पास बच्चे का शव मिला है। पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां तैनात है। हरिजन बस्ती से बच्चे का अपहरण हुआ था। हॉस्पिटल में अब ये खबर मिलते ही लोगों की भीड़ जुटना शुरू। शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया है। मृतक बालक गोलू का शव मोर्चरी में रखवा दिया है। गणेश गेट हरिजन बस्ती से इसका अपहरण किया गया था। इस मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 2 लोगों को हिरासत में पुलिस ले चुकी है। बड़ी खबर। करौली से बड़ी खबर है। राजस्थान में अपराध बेलगाम, अपराधी बेलगाम, बदस्तूर बढ़ती अपराध की ये घटनाएं, वारदातें। खबर आई करौली से, बच्चे का अपहरण और उसके बाद अब मिला है बच्चे का शव। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में जरूर ले लिया है, लेकिन सवाल पुलिस पर यही कि क्यों अपराधियों में पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं है। 8 बजे करीब हमें रिपोर्ट मिली थी कि एक बच्चा है गोलू नाम का, जो घर से चले गया है, जिसमें अपहरण के मुकदमा दर्ज कराया था। वो अपहरण का मुकदमा दर्ज करने के बाद हमें जैसे हालात लगे उनको, उसके बाद अलग अलग टीम और हमारे सहयोगी उनके साथ में अलग अलग टीम के रात में हमने बच्चे की डेड बॉडी मिली है और उसको लेके आए पोस्टमार्टम कराएंगे और जैसी स्थिति होगी हम आगे कार्रवाई। जैसी स्थिति होगी आगे बताया जाएगा। जांच अधिकारी बोल रहे थे कि 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बच्चे के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और जो भी होगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। करौली से एक खबर है। बैंक लूट रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं और अपहरण की वारदातें, अपहरण की घटनाएं कभी होती नहीं थी राजस्थान में, लेकिन अब हर वो अपराध राजस्थान में हो रहा है जिसके बारे में कभी कल्पना भी राजस्थान का वासी करता नहीं था। बैंक लूट की घटनाएं हो रही है और अपहरण की वारदातें भी अब लगातार एक के बाद एक हो रही हैं। हालांकि पुलिस ने 2 संदिग्धों को, ये संदिग्ध हैं, आरोपी हैं, अभी इनका आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन इन 2 आरोपियों को, 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक महिला है, एक पुरुष है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर फिर सवाल। बच्चा जिंदा नहीं आया है घर पर, तो अब सवाल पुलिस प्रशासन से, सरकार से, सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछे जाएंगे कि आखिर आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी। करौली से बड़ी खबर है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और ये खबर जैसे ही फैली, लोगों की भीड़ अस्पताल में जुटनी शुरू हो गई। और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया है। अब पुलिस मुस्तैद हो गई है। अब पुलिस हरकत में आ गई है। बच्चे का शव मिलने के बाद पुलिस जाब्ता अस्पताल के बाहर तैनात कर दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर करौली से।
धर्मेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी करौली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, पूरा ये मामला, पूरी ये घटना बताइए। कब की ये घटना है? कब इस बच्चे का अपहरण हुआ था? कब इस बच्चे का शव मिला? और अब पुलिस क्या ढोल पीट रही है? जी देखिए, बताना चाहूँगा, कल शाम 6 बजे के करीब जब बच्चा गणेश गेट के बाहर खेल रहा था तो उस समय 2 लोग इस बालक का अपहरण करके ले गए। इस बालक की अपहरण की जैसे ही परिजनों को सूचना मिली, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बालक को मासलपुर चुंगी के पास से जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लिया था, लेकिन बालक उनके पास से नहीं मिला था। इस दौरान जब पुलिस पूछताछ हुई तो जो आरोपी हैं वो लगातार पुलिस को गुमराह करते रहे। उनका कहना था कि वो बालक उन्होंने दूसरे व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया है। लेकिन जब पुलिस द्वारा लगभग 11 बजे रात बहुत कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने बालक की हत्या कर नए पांचना पुल के पास शव डालना स्वीकार किया था। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की निशानदेही पर बालक का शव बरामद किया और करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी पहुंचाया। इसके बाद आरोपी जो पुलिस की हिरासत में, इसके साथ ही कुछ ने पुलिस और संदिग्ध जो है उनको हिरासत में लिया है, लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही जो हत्या में प्रयुक्त चाकू था उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। गला रेत कर निर्मम तरीके से बालक की हत्या की गई थी। अब यहाँ हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं। परिजनों की 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता, साथ ही जो इस मामले में अन्य संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारी, एक परिवार के जो व्यक्ति हैं उसको सरकारी नौकरी, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस से बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल बोर्ड से भी पोस्टमार्टम की बात की थी, जिसे पुलिस प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है। पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी हुई है। साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हम यहाँ बात करते हैं, हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद है। क्या मांग है जिनको लेकर हमें बात की जा रही है? वाल्मीकि समाज से अभी हमारी बात हुई है। जैसे हमें सूचना मिली, हम सुबह ही 7:30 बजे हॉस्पिटल आ गए थे। उनकी 5 मांग हैं। पहली मांग तो है इस हत्याकांड में जो कोई इनके साथ शामिल और भी लोग बताए जा रहे हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जो मांग है, मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा 20 लाख रुपए की मांग जो रखी है। तीसरी मांग है सरकारी नौकरी उनको दी जाए। और इस हत्याकांड में 3 लोगों को शक के आधार पर पुलिस ने, जिन लोगों ने इनको सूचना दी थी परिजनों को, उनको गिरफ्तार किया हुआ है। तो शक के आधार पर गिरफ्तार हुआ है, शीघ्र उन्हें भी रिहा किया जाए। जी देखिए सुमित, जो लोगों की मांग थी उनको बात करते हैं। इसके साथ ही भाजपा जलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। सर, क्या आगे की प्रक्रिया है? पुलिस ने हतवास संदिग्ध को हिरासत में लिया था, आगे क्या मांग? मेरा निवेदन ये है कि करौली के अंदर पिछले 3 साल से लगातार ये घटनाएं हो रही है। इनमें कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही और क्या कारण रहा है कि इन घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है? इश्यू ये है, हर बार आते हैं, समझौता करते हैं और 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में हम लोग कर लेंगे, अंत में वो कुछ नहीं कर पाते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, मामला पुलिस का है। कोई शक हो, किसी आधार पर बैठाया हो, वो तो जांच आगे जारी रहेगी, पर उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो जो दोषी लोग हैं उनकी। गरीब सुमित, लोगों का कहना है कि जो पुलिस द्वारा लगातार यहाँ अपराध हो रहे हैं उन पर लगाम लगे, साथ ही जो बार बार आश्वासन दिया जाता है कार्रवाई नहीं होती, उनको लेकर भी लोग आक्रोश जता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए संदिग्धों को हिरासत में लिया था, साथ ही कुछ अन्य लोगों को लेकर भी पूछताछ जारी है। जी सुन। अच्छा, एक बार फिर से बताइए धर्मेंद्र, कब अपहरण किया गया था बच्चे का और अपहरण के कितने घंटे बाद बच्चे का शव मिला? जी देखिए सुमित, बताना चाहूंगा, कल शाम 6 बजे के करीब बालक का अपहरण किया गया था और करीब 5.5 घंटे बाद बालक का शव बरामद किया गया। और इन 5.5 घंटों में पुलिस क्या कर रही थी? जी देखिए, घटनाक्रम के लगभग 1 घंटे बाद पुलिस के पास घटनाक्रम की सूचना पहुंची और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जो 2 संदिग्ध हैं उनको हिरासत में ले लिया था। पुलिस लगातार उन संदिग्धों से पूछताछ करती रही, लेकिन जो संदिग्ध हैं वो लगातार पुलिस को गुमराह करते रहे और उनका बार बार कहते रहे कि बालक उन्होंने दूसरे व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया है, जिसके चलते ये देर हुई। और जैसे ही कड़ाई से पूछताछ की, आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार किया और उसके बाद निशानदेही पर बालक का जो शव है वो बरामद किया था। कितने साल का ये बच्चा है धर्मेंद्र, और अब क्या किसी तरह का कोई आश्वासन परिजनों को मिला है? जी देखिए, अभी पुलिस प्रशासन द्वारा बात की जा रही है। आश्वासन की बात करें, 12-13 साल का ये बालक है, 5वीं क्लास में पढ़ता था और लगातार जो लोग हैं वो आर्थिक सहायता सहित विभिन्न मांगों को लेकर पुलिस प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं। जी, आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने मर्डर करना कबूल कर लिया है,
और क्या कुछ उन्होंने कबूल किया, किस मंसूबे को लेकर उन्होंने अपहरण किया था, क्यों उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और कौन कौन लोग इनके साथ मिले हुए हैं, क्या वारदात के वक्त ये दो ही लोग थे, इन तमाम सवालों का जवाब मिल पाया? जी देखिए पुलिस, जी सुमित, अभी इन तमाम सवालों का जवाब मिलना बाकी है। हालांकि जो आरोपी हैं उन्होंने हत्या करना स्वीकार किया है, चाकू से गला रेतकर हत्या करना स्वीकार किया, लेकिन अन्य आरोपियों की बात अभी सामने नहीं आई है। पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही जो हत्या का मोटिव है वो भी अभी पुलिस के सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो हत्या आरोपी हैं वो करीब 3 दिन पूर्व, करीब 3 से 4 दिन जो पीड़ित हैं यानी मृतक जो बालक है उसके परिवार घर पर ही रुके थे। तो इसको लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जैसे ही बात सामने आएगी उसके बाद खुलासा होगा। जी आप बता रहे हैं मृतक के घर पर ही रुके थे, जान पहचान के लोग थे? जी, जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये मृतक के परिवार के जानकार बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी जो परिजन है उनका कहना है कि इनसे रिश्तेदारी या जानकारी नहीं थी, लेकिन ये किसी कारणवश उनके घर रुके थे। अब ये सामने आना बाकी है अभी कि किस कारण से उनके परिवारजनों से के साथ रुके थे और किस तरह की इनसे रिश्तेदारी या जानकारी है। जी अच्छा, बच्चे के परिजन अगर वहाँ पर हो, उनसे अगर बात हो सके, घर का कोई सदस्य वहाँ मौजूद हो, उनसे अगर बात हो सके, किस तरह की डिमांड है उनकी और क्या बातचीत कहाँ तक ये पहुंची आगे? जी मैं बात करना का प्रयास करता हूं। परिवारजन ऊपर पुलिस चौकी पर हैं, तो एक बार बात करने का प्रयास करते हैं अगर उनसे बात हो पाती है। यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से लोगों की भीड़ जमा है और पुलिस बल मौके पर, पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है यहाँ पर। जो लोग हैं भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, चूंकि परिवार ब्रजलाल टिकोलिया के साथ मौजूद है। तो यहाँ कई थानों की पुलिस भी मौजूद है और लगातार लोगों से समझाइश कर रही है। सुबह के टाइम एक बार इन्होंने सड़क पर जाम लगाने का भी प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने उसे जाम लगाने का भी प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने उसे निष्फल कर दिया। हमारे साथ जो बालक के परिवारजन है, पिताजी है ना बालक के, ये कुछ परिवार के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे ये मामला हुआ? सर जी ये कोई पता नहीं पड़ो, कोई ऐसी कोई मूवी नहीं है, दुश्मनी भावना है ये पार्टी की। अब पता नहीं ये क्या छोटी सी भावना पे लेके वो बच्चे के लिए खेलते हुए के लिए और लेके वे चले गए। और फिर दूसरी पार्टी ने हमारे ये यहाँ के माची वाले बेचारे बिन्ने सूचना दी कि यार तुम बच्चे लेके बचे बेसंग लगे, पर अब ये बच्चे के लिए पता नहीं कब। परिवार के लोगों से जो आरोपी हैं उनकी जान पहचान थी कुछ? नहीं, कोई ऐसी लंबी चौड़ी जानकारी में सामने आया कि 3 दिन पहले उनके घर पे रुके थे। रुके होंगे साहब, ये तो पत्रकार जी को पता नहीं है, पर ये क्या है कि इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई लंबी चौड़ी जानकारी नहीं है। वो क्या है कि पता नहीं कौन सी माँ में सदमा में बच्चे के लिए लेके नहीं, ऐसी कोई दुश्मन, ये छोरा लड़ोकरा नहीं है, ऐसा गलत छोरा नहीं है, ये जो बच्चे के पिताजी है। सही है सुमित, अभी हत्या के जो कारण उनकी इस बात सामने नहीं आई है, साथ ही परिवारजन भी इस चीज पर आश्चर्य जगा रहे हैं, लेकिन पूछताछ के बाद ये चीज क्लियर होगी। जी सुमित। अच्छा, परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या इन्होंने ये बताया, इनसे कुछ पता चल पाया कि जो आरोपी हैं वो इनके पहचान के थे, जान पहचान में थे वो आरोपी? जी सुमित, बताना चाहूंगा हमारे पास जो मृतक बालक है उसके पिता मौजूद हैं। ये क्या इनसे जान पहचान थी, क्या कारण हो सकता है, कुछ जानकारी सामने? कुछ जानकारी नहीं थी, मोहल्ले के नाते से मैं इसके मेरे पास आ गया, मोहल्ला के नाते से मैंने इसको रात भर रोक लिया। सुबह होते मैंने की इसके जय भैया से, ये वहां से नहीं गया तो 3 दिन के बाद में रमड़ गया। 3 दिन के बाद में मैंने इसको रवाना कर दिया, जाइए यहाँ से। जाए के बाद में 2 दिन रही, 2 दिन के बाद में तीसरे दिन कांड कर दिया। ठीक, शाम के टाइम। ठीक है धर्मेंद्र, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, अब इनसे पूछताछ की जा रही है। परिजन थाने के बाहर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में जैसे जैसे खबर फैल रही है लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। पुलिस जाब्ता भी थाने के बाहर तैनात अब कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है श्रीगंगानगर से, जहां रात से मोर्चरी के बाहर धरना जारी है। कीटनाशक पीकर आत्महत्या का पूरा मामला है। परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सादुल शहर SHO दोषी पुलिस वालों को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक शव का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया। दबंगों से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या की थी।
श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, कीटनाशक पीकर आत्महत्या का मामला, परिजन मोर्चरी के बाहर बैठे धरने पर। सादुल शहर एसएचओ और दोषी पुलिस वालों को सस्पेंड करने की मांग। अशोक मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, मामला क्या है ये पूरा? हाँ देखिए सुमित जी, ये जो मृतक था ओम प्रकाश मेघवाल, इसकी एक 16 वर्षीय नाबालिग बेटी थी जिस पर दबंगों की गंदी नजर थी और उससे वो जबरन शादी करना चाह रहे थे। उससे परेशान होकर आहत होकर मृतक ओम प्रकाश ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसकी कल इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। अब मृतक के परिजन और गाँव वाले और समाज वाले सादुल शहर सीएचसी में धरना लगाकर बैठे हुए हैं और इस पूरे मामले में जो दोषी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इस मामले में सादुल शहर पुलिस थानाधिकारी सहित जो अन्य पुलिसकर्मी थे उनकी जो मिली भगत या फिर उनकी जो लापरवाही सामने आई है और पीड़ित परिवार को समझौता करने का जो दबाव पुलिस के द्वारा बनाया जा रहा था, उनको सस्पेंड करने और मृतक परिवार के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग को लेकर कल दोपहर से ही धरना दिया जा रहा है। पूरी रात सादुल शहर मोर्चरी के बाहर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वे न केवल पोस्टमार्टम करवाएंगे बल्कि शव का अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाइश का भी प्रयास किया, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और जब तक सादुल शहर एचओ सहित दोषी पुलिसकर्मी जो इस मामले में लापरवाही बरती थी उनके खिलाफ कार्रवाई और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की राजधानी जयपुर से, जहां सचिवालय में आग लगने की खबर मिल रही है। दूसरी मंजिल पर एक कमरे में आग लगने की जानकारी मिल रही है। मौके पर दमकल पहुंच चुकी है और आग पर काबू पा लिया है। अशोकनगर थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया है। आग लगने के कारणों की जांच अब एफएसएल की टीम कर रही है। सुबह 8 बजे के करीब आग लगी थी। बड़ी खबर, जयपुर से सचिवालय में लगी आग। सचिवालय की दूसरी मंजिल के एक कमरे में लगी आग। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। रात की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया। राकेश मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। राकेश, किस तरह ये आग लगी थी, फिलहाल क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए ये जो आग लगी है ये बहुत महत्वपूर्ण एक विभाग है, कार्मिक विभाग, जहां पर जो सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं इनसे जुड़े दस्तावेज होते हैं। खासतौर पर ऐसे अधिकारी कर्मचारी जहां पर आग लगी है जो किसी तरह की अनियमितता में लिप्त है, जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है या जिनकी कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं जो सवाल उठे हैं, तो कार्मिक विभाग के कक्ष में ये आग लगी है और काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज इस आग में जले हैं। आग पर हालांकि 1 से 1.5 घंटे में काबू पा लिया गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, लेकिन सचिवालय का जो सुरक्षा चक्र है, जो सुरक्षा कर्मी है, सचिवालय प्रशासन ने चूंकि आग को संदिग्ध माना जा रहा है कि किस तरह के दस्तावेज जो जले हैं, आखिर यहाँ पर आग कैसे पहुंची दूसरे माले पर, क्योंकि अभी हाल ही में बरसात हुई थी, तो बरसात के कारण तापमान भी बहुत ज्यादा नहीं था, जिसके कारण आगजनी की कोई घटना घट सके। रविवार का अवकाश और सुबह आग लगने आप बता रहे हैं कि जहां पर आग लगी है वहां पर महत्वपूर्ण दस्तावेज थे और उन दस्तावेजों को भी नुकसान पहुंचा है इस आग के कारण। क्या किसी तरह का कोई संदेह जताया जा रहा है इस आग के पीछे? बिल्कुल, जैसा हमारे जो सुरक्षा अधिकारी हैं सचिवालय के, उनसे बात हुई थी, उनका कहना है कि एफएसएल के साथ साथ दूसरी टीमों को भी बुलाया गया है, क्योंकि जो आग लगी है उसमें जो दस्तावेज जले हैं ये यहाँ पर वहाँ सीसीटीवी के जो फुटेज है उनको भी खंगाला जा रहा है। आने जाने वालों की भी जांच की जा रही है कि कहीं ये आगजनी की घटना किसी के द्वारा की गई तो नहीं है। तो अभी इस पूरे मामले के लिए यहाँ पर एफएसएल के साथ साथ दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो कार्य कर रही हैं। और इनका बैकअप, जो दस्तावेज जले हैं राकेश, इनका बैकअप होगा कुछ? देखिए, बिल्कुल अभी बैकअप तो सचिवालय में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ जो दस्तावेज हैं उनको स्कैन करके नहीं रखा जाता, फाइलों में ही रखा जाता है। अब ये कार्मिक विभाग का कक्ष है, तो अधिकांश जो ऐसे दोषी अधिकारी हैं उनके बारे में निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक परेशानी खड़ी हो सकती है, उनकी जांच के संबंध में और उनकी आगे की कार्रवाई के संबंध में। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। कितना नुकसान इस आग की वजह से बताया जा रहा है, दस्तावेजों के अलावा अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, आगजनी की जो घटना हुई है उससे काफी नुकसान है। वहां पर कुर्सियां और जो अलमारी में रखे हुए दस्तावेज हैं, जो छत का प्रवाही से उस साइड में भी आग लगी है। हालांकि आग का अभी तक सचिवालय प्रशासन ने या अग्निशमन के विभाग
के अधिकारियों ने ज्यादा कुछ विवरण देने से मना किया है, क्योंकि इस आग की जांच में कई चीजों की जांच हो रही है, तो जांच के बाद ही कुछ जो सचिवालय प्रशासन वो कह पाएगा। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से बड़ी खबर है, सचिवालय में के कमरे में आग लगी, महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे रहते हैं इस कमरे में। कार्मिक विभाग का ये कमरा बताया जा रहा है, मेरे सहयोगी राकेश बता रहे थे। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुला लिया है, आग पर काबू पाया जा चुका है। खाद की कालाबाजारी की भी खबर भी है, टोंक से बड़ी खबर है, जहां खाद की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 2 पिकअप और उसमें रखे 150 कट्टे जब्त किए गए। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। विवेकानंद खाद बीज ट्रेडर्स का लाइसेंस निरस्त कर दिया। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग ने कार्रवाई की। टोंक से बड़ी खबर, खाद की कालाबाजारी और इस कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 पिकअप और उसमें रखे 150 कट्टे जब्त। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। टोंक में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 पिकअप और उसमें रखे 150 कट्टे जब्त। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दौलत मेरे सहयोगी टोंक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, किस तरह कार्रवाई की गई? देखिए, टोंक जिले में खाद की किल्लत और किल्लत के बाद में कालाबाजारी की खबरें लगातार आ रही है। उसके बाद में कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई हुई है। कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। 2 पिकअप और उसमें रखे करीब 150 कट्टे जब्त किए हैं। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। विवेकानंद खाद बीज ट्रेडर जो है उसका लाइसेंस भी निलंबित कर दिया। इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी, जिसके अंदर गोदामों पर स्टॉक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल ने 3 विक्रेताओं को पहले भी नोटिस जारी किए थे। जीएसएस बंद करने पर लवादर व्यवस्थापक को नोटिस दिया था। बगड़ी में शिवम खाद बीज पर और दूनी में भी जैन खाद बीज भंडार पर कार्रवाई। कुल मिलाकर के जो कालाबाजारी की खबरें आ रही है वो पुख्ता साबित हो रही है इस कार्रवाई के बाद में। और कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग ने 11 टीमें बनाई है, जो जिले भर में खाद बीज की जो दुकानें हैं उनसे स्टॉक लिया जा रहा है, गोदामों पर डिटेल ली जा रही है। उसके बाद ये 9 लोगों को गिरफ्तार और 2 पिकअप के साथ में 150 कट्टे जब्त किए हैं। उसके अलावा भी शिकायतें आ रही है कि गाड़ियां जो है वो किसान बता रहे कि यहाँ आई लेकिन लोगों को खाद नहीं मिला। कहीं न कहीं कालाबाजारी जो है वो जिले भर में खाद की अब भी हो रही है। चलिए, शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी के लिए। और जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बंदूक में कारतूस भरते वक्त हादसा हो गया। बड़ी खबर जैसलमेर से, बंदूक में कारतूस भरते वक्त हादसा। कारतूस में ब्लास्ट होने से एक शख्स झुलसा। घर में ही बंदूक में कारतूस भर रहा था। भूगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जैसलमेर से बड़ी खबर, जैसलमेर में बंदूक में कारतूस भरते वक्त हादसा। कारतूस ब्लास्ट होने से एक शख्स झुलसा। घर में ही बंदूक में कारतूस भर रहा था। पूरा मामला भूगांव का बताया जा रहा है। श्रीकांत व्यास जैसलमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, जो शख्स झुलसा है इस हादसे में, उसकी क्या हालत फिलहाल, किस तरह यह हादसा हुआ? जी, मैं आपको बता दूं कि हिजदान नाम का 60 वर्षीय जो युवक है, उसने बंदूक में बारूद भरते वक्त जो है हादसा हो गया था और बारूद में ब्लास्ट होने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उसे अस्पताल लाया गया। आंखों में भी युवक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कुछ कण जो है वो बारूद के जब वो फटा तो आंखों में भी गए। हाथ जो है वो झुलसे हैं, काफी घाव हुए हैं। और भूगांव का जो है ये सारा मामला बताया जा रहा है। अब तक इस मामले को लेकर जो बात सामने आई है उसमें ये बंदूक जो वो खेतों में उपयोग ली जाती है और बड़ी पुरानी किस्म की ये बंदूक है, जिसमें बारूद भरकर और फिर खेतों में जो जानवर घुस जाते हैं उन्हें भगाने के लिए हवाई फायर की जाते हैं। इससे धड़ाम की आवाज निकलती है। लेकिन इसमें घर से वो खेत की तरफ जा रहा था, उसमें बारूद भरकर निकल रहा था और जब उसने बारूद भरा तो वो ब्लास्ट हो गया और उसकी वजह से युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे जोधपुर के हायर सेंटर के रेफर कर दिया गया और काफी जो है वो रूप से घायल हुआ है। उसके हाथों में काफी गहरे घाव नजर आ रहे हैं और आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि उनकी जो आंखें हैं वो भी पीड़ित की कहीं ज्यादा इफेक्टेड हो। जी, चलिए, शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए।
और पावटा से बड़ी खबर है, जहां बंदूक की नोक पर एक व्यापारी से लूटपाट की गई। एक बार फिर पावटा में लूटपाट, 2 लाख रुपए लूटकर बदमाश मौके से फरार। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पावटा क्षेत्र में 20 दिन में लूट की तीसरी वारदात। घटना से नाराज लोगों ने नारहेड़ा मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी करवा दी है। टस्कोला रोड स्थित शनि मंदिर के पास की घटना है। पावटा से बड़ी खबर है, बंदूक की नोक पर व्यापारी से लूटपाट की गई। 2 लाख रुपए लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पावटा क्षेत्र में 20 दिन में लूट किए तीसरी वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना से नाराज लोग अब नारहेड़ा मार्ग जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर है, बीकानेर के खाजूवाला में चोरों का आतंक। सीएचसी परिसर में 15 दिन में 3 बाइक चोरी हो चुके हैं। शातिर चोर पुलिस की पकड़ से दूर है। 2 नाबालिग बाइक चोर सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पहले हॉस्पिटल में दोनों ने रैकी की और मात्र 2 मिनट में बाइक लेकर फरार। हॉस्पिटल में उस वक्त कोई गार्ड मौजूद नहीं था। फुटेज के आधार पर पुलिस अब तलाश कर रही है। बड़ी खबर, बीकानेर के खाजूवाला से चोरों का आतंक। ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। ये चोर आते हैं आराम से सीएचसी परिसर में। ये 15 दिन में 3 बाइक चोरी की वारदात हो चुकी है। चोर आते हैं आराम से, गार्ड कोई मौजूद था नहीं, कोई रखवाला था नहीं यहाँ पर, तो इसलिए चोरों ने, और आजकल अपराधियों को, चोरों को वारदात को अंजाम देने के लिए सबसे मुफीद जगह राजस्थान ही लगता है। यहाँ पर विक्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, तस्वीरें तो कैद हो गई सीसीटीवी में, लेकिन पुलिस इन कैद तस्वीरों का कर क्या रही है? ये आरोपी कब कैद में आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और 3 जो पिछले 15 दिन में है वो सीएचसी से करीब 3 मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है। अच्छी बात यह है इसमें कि 2 मोटरसाइकिल जो है वो पुलिस को झाड़ियों में पड़ी मिली है, लेकिन जिस तरीके से जो आरोपी हैं उन तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो मोटरसाइकिल भी इसलिए मिली क्योंकि वो आरोपी पेट्रोल खत्म होने के बाद छोड़ गए, इसलिए पुलिस को मिल गई। आरोपी चाहते तो पुलिस को मोटरसाइकिल भी नहीं मिलती। पुलिस की क्या कामयाबी इसमें? बिल्कुल, पुलिस की कोई कामयाबी नहीं है इसमें, और ये कहा जा सकता है कि जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर भी कहीं ना कहीं ये घटनाएं जो है वो सवालिया निशान उठा रही है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। और हॉस्पिटल प्रशासन का ये कहना है क्योंकि उनके पास अब क्योंकि निःशुल्क सभी चीजें हैं और पर्ची का भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे जोधपुर। गृहनगर गृह क्षेत्र 1 दिवसीय दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए, यहाँ पर अगवानी करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं लोग। देखिए, सूत की माला लेकर हाथों में, और कुछ लोग अपने हाथों में वो शिकायती कागज़ पत्र, जो समस्याएं हैं, वो भी हाथों हाथ मुख्यमंत्री को देते हुए कि यही काम निपट जाए। और मुख्यमंत्री भी हालांकि कोशिश करते हैं कि सभी लोगों से मुलाकात हो सके। अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री सभी का जोधपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें। कांग्रेसी कार्यकर्ता, आम लोग मुख्यमंत्री के आने की सूचना जैसे ही मिली तुरंत यहाँ पर पहुंचे। राजस्थानी पारंपरिक जो इनका हिसाब किताब रहता है, पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री को साफा पहनाया गया, जोधपुरी पगड़ी पहनाई गई, साफा पहनाया गया, और उसके बाद सूत की माला मुख्यमंत्री को बेहद पसंद है। और आमतौर पर आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जब भी कहीं जाते हैं उन्हें ये सूती माला पहनाकर ही लोग उनका स्वागत करते हैं। और आज भी वही तस्वीरें देखिए आप टीवी स्क्रीन पर। सैकड़ों की संख्या में लोग एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री की अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए। 1 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री का। यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री इस 1 दिन में, और कई लोगों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर लाइव तस्वीर है, सीधी तस्वीर है, मुख्यमंत्री का स्वागत करते लोग, कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम लोग। और दूसरी तस्वीर जब मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एंट्री ली, जोधपुर एयरपोर्ट से बाहर निकले।
अब मुख्यमंत्री यहाँ से जाएंगे, कुछ वक्त लगेगा यहाँ पर लोगों से मुलाकात करने में, जितना वक्त लगता है लगना चाहिए, और उसके बाद यहाँ से निकलकर मुख्यमंत्री सीधा कई कार्यक्रम हैं जो स्केड्यूल मुख्यमंत्री का फिक्स है, उनमें जाकर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। फिलहाल ये 2 तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीर है। पहली तस्वीर कोटा से बड़ी खबर है, ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटा में 1 करोड़ 10 लाख की ठगी का मामला, पुलिस ने ठगी मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीएस, कलेक्टर सहित कई अधिकारियों की फर्जी सीलें लगाता था और खुद को एसीबी का रिटायर्ड अधिकारी और पत्रकार बताता था। आरोपी पर 12 केस दर्ज है। रेलवे थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। कोटा से बड़ी खबर, 1 करोड़ 10 लाख की ठगी का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, किस तरह की कार्रवाई की गई? जी, ये पुलिस की टीम जो है करीब 1 माह से लगातार इस मामले में प्रयास कर रही थी और जयपुर से इस आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धन किशोर उर्फ नंद किशोर नाम का ये जो सातिर बदमाश है, ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहा था। इतना नहीं, कई और वारदातें भी इन्होंने की है और इतना सातिर था कि इनके खिलाफ पहले से हालांकि प्रदेश के अलग अलग थानों में 1 दर्जन मामले दर्ज हैं, लेकिन ये खुद को एसीबी का रिटायर्ड कर्मचारी और पत्रकार बताकर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देता था और सरकारी जमीन को जो खुद की बताता था। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कलेक्टर, एसपी ही नहीं, कलेक्टर और यूआईटी के अधिकारी नहीं बल्कि सीएस तक के जो फर्जी शील लगाकर दस्तावेज तैयार कर लेता था और ये पूरा दस्तावेज फर्जी तैयार करके जो है करोड़ों की जमीन को बेचान कर देता था। इस मामले में हालांकि 3 जो आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन आज जब रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और इस आरोपी से कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि सातिर ठग और ये बड़ा भूमाफिया कहा जा सकता है। एक व्यक्ति से इन्होंने गंगाईचा और जो यहाँ के एक अलग अलग इलाके हैं वहां 1 करोड़ 30 लाख रुपए में एक जमीन का बेचान किया, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि इन्होंने प्राप्त भी कर ली। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस आरोपी से कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, लेकिन ये वारदात को अंजाम देने के बाद अलग अलग इलाके में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में ये जो है अलग अलग वेश धारण कर लेता था। कभी पंडित बन जाता था, कभी मुस्लिम समाज के वेश धारण कर लेता था, तो कभी सरदार का वेश धारण करके ये फरारी काट रहा था। इतना ही नहीं, ये मठ, मंदिर और धर्मशालाओं में रुक जाता था और पुलिस से बचने के लिए कई नए नए तरीके ढूंढता था। इसलिए पुलिस इसको समय पर पकड़ने की और लगातार प्रयास के बाद अब रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस को इस जो सातिर ठग और भूमि माफिया है उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बड़ी बात यह है कि ये बड़े बड़े अधिकारियों की जो फर्जी शील है वो रखकर वारदात को अंजाम देने का ये तरीका इन्होंने निकाला था। उसके बाद ये लगातार वारदात कर रहा था। अब इनसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जी ठीक है, तो रेलवे थाना पुलिस ने कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई की है। 1 करोड़ 10 लाख की ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भेष बदलकर, रूप धरकर अलग अलग तरह के ये ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। कोटा से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां आर्मी अधिकारी बनकर ठगी का मामला सामने आया है। गाड़ी रिपेयर करवाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी की। आर्मी अधिकारी बनकर वारदात को इसने अंजाम दिया। खाते से 48,000 रुपये उड़ा लिए। पीड़ित गाड़ी सर्विस सेंटर संचालक ने अब थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ओम प्रकाश जुड़े हुए हमारे साथ कोटा से। ओम प्रकाश, क्या मामला पूरा? जी, ये वर्कशॉप संचालक होते हैं जो गाड़ी का सर्विस करवाते हैं। उनके पास क्योंकि अक्सर आर्मी से जुड़े लोगों की गाड़ियां भी आती है और छावनी इलाके में ये 2 व्यक्ति हैं जो पार्टनरशिप में जो सर्विस का काम करवाते हैं। लेकिन इनके पास फोन आया था कि हमें गाड़ी सर्विस करवानी है, उसका मेंटेनेंस का जब खर्चा बताया तो 48,000 रुपये बताया। तो उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी करवानी है और तुरंत मैं आपको पैसा भेजता हूँ। ऐसी बातों में उलझाकर इन दोनों जो युवकों के साथ अज्ञात युवकों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया और एक लिंक भेजा। लिंक भेजने के बाद पहले तो इन्होंने
इनको जांचने मिली है, कुछ पैसे भिजवाए थे और फिर लिंक भेजकर अपडेट करने की बात कर ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया। करीब 48,000 रुपए 3 बार में इन्होंने चंद मिनटों में ही निकाल लिए और उसके बाद में जब वापस इनसे बातचीत की तो ये उलझाता रहा। थोड़ी देर में बाद में वापस पैसे भेजने की बात कहता रहा। तब उन दोनों जो वर्कशॉप संचालक उनको पता चला कि ये ऑनलाइन ठगी है और जब उनको ठगी का एहसास हुआ तब गुमानपुरा थाने में जाकर शिकायत दी है। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात कह रही है, लेकिन जो पीड़ित है उन्होंने ऑडियो जो बात करने का जो ऑडियो है वो भी पेश किया है। उनसे साफ जाहिर होता है कि शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। बांसवाड़ा के नवागांव ग्राम पंचायत के पनियाला गांव में शनिवार को एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें मीठा खाने से बड़ी संख्या में लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। पहला मरीज शाम करीब 7 बजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद रात 11 बजे तक करीब 125 लोगों को फूड पॉइजनिंग की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर ने अस्पताल में व्यवस्थाएं करवाई। वहीं प्रशासन का कहना है कि गांव में सामाजिक कार्यक्रम के बाद करीब 200 लोगों का भोज रखा गया था, जिसमें मीठा खाने से फूड पॉइजनिंग की शिकायत सामने आई। बांसवाड़ा गांव में सामूहिक भोज का आयोजन, मीठा खाने से 125 लोग बीमार। कोई विषाक्त भोजन का मामला है जिसको लेकर प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारा हॉस्पिटल प्रशासन, सब लोग बिल्कुल एक्टिव है। सब लोग यहाँ पर एडमिट हो रहे हैं। लगभग 100 पेशेंट आ चुके हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनका सफलतापूर्वक इलाज चल रहा है। किसी में कोई भी ज़्यादा सीरियस वाली बात नहीं है। तलवाड़ा ब्लॉक के नवागांव सेक्टर के जुपेल पनियाला में एक कोई सामूहिक भोज का कार्यक्रम था, जिसमें कुछ जिन्होंने भी खाना खाया उसमें उल्टी दस्त और पेट दर्द की शिकायत थी। तो शिकायत पे हमें जैसे ही सूचना मिली तत्काल वार्ड तैयार किए, स्टाफ को बुला लिया और सारे डॉक्टर्स को भी अरेंज किया और अभी लगभग 50 के आसपास एडमिशन हो गए और लोगों के आने की सूचना है। बांसवाड़ा से आकाश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, फिलहाल इन लोगों की हालत कैसी और क्या व्यवस्थाएं अस्पताल प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि काफ़ी लोग पहुंचे हैं अस्पताल में? जी सर, बताना चाहेंगे कि अभी इनकी हालत एकदम स्थिर है और डॉक्टर से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि नॉर्मली सिम्टम्स है इनके अंदर ही, और इतने ज़्यादा लोग एक साथ आने के साथ ही अस्पताल प्रशासन ने भी तुरंत नए रूम और जो कोविड का जो हॉल बना हुआ था उसको खुलवाया और वहाँ पर व्यवस्था करवाई, जहाँ जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा खुद आकर वो हॉल को खुलवा कर और पेशेंटों को उसी तरह जहाँ हॉल खाली कराए थे उसमें पेशेंटों को कराया वहाँ पे व्यवस्था। ठीक है, शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी के लिए। दौसा जिले के बांदीकुई में बीती रात चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम को अपना निशाना बनाते हुए 2.5 लाख का माल पार कर लिया। बांदीकुई थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरों ने शोरूम में वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने शोरूम से 70,000 रुपए की नकदी और 7 LED की चोरी कर फरार हो गए। जानकारी के बाद बांदीकुई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। रात को लाइट नहीं होने के कारण शोरूम पर लगे CCTV कैमरों में आरोपी कैद नहीं हुए। अब पुलिस शहर के मुख्य मार्गों पर लगे अन्य CCTV फुटेज खंगाल रही है। जोधपुर ले चलते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में तारीफ हो रही है उसकी। तो 30 लाख लोग मैदान में उतरे, 10 लाख महिलाएं और 2,25,000 टीमें बनी हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुए हैं। अब शहरी ओलंपिक शुरू हो रहे हैं, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक शुरू हो रहे हैं नवंबर दिसंबर के अंदर। एक और माहौल बनेगा। तो खेलों को लेके हम चाहते हैं, राजस्थान देश में आगे बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे खिलाड़ी जाए, पहचान बनाए राजस्थान की। तो हम लोग खेलों को बहुत महत्व दे रहे हैं। ये भी हमारी प्रायोरिटी के अंदर आ गया है, खेल भी। कोई भूखा नहीं सोए इसके लिए सर। ओके।